So today in this video we are going to cover Unit 4 of Environment and Ecology. इससे पहले मैंने 3 यूनिट भी कवर करे हैं इन वन शॉट ओनली एंड आज हम इस यूनिट को कवर करेंगे। छोटी सी सिंपल सी यूनिट है, सो जल्दी से देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक हमें पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग। सो हम सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इट इज़ द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। जो भी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर जो है, जब उसमें एक चेंज आने लगता है, वो जब बढ़ने लगता है, तब हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो दैट इज़ पर्टिकुलरली ड्यू टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी गैसेस क्या करती है? अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। सो दीज आर नोन एज योर ग्रीन हाउस गैसेस। और ये कैसे निकलती हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, डिफॉरेस्टेशन से एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से ये गैसेस निकलती हैं, जिसका कारण बनता है आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग। दिस फिनोमिना इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ग्लोबल वार्मिंग हैपन्स ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके चैप्टर में एक सेपरेट टॉपिक गिवन है, तो पहले हम डिटेल में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद वी विल सी अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो। तो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है कि गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं उन सभी को आप मान सकते हैं, एंड वाटर वेपर, ये क्या करते हैं? ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर, और ये उसे वापस से स्पेस में नहीं जाने देते। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो हमेशा खराब ही होता है, मतलब वो एक बहुत बुरी चीज़ है अर्थ के लिए। बट ये एक्सेसिव अमाउंट में बुरा है, लेकिन इसका होना भी एक तरह से मतलब कंपलसरी है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा हमारी अर्थ पे, तो हमारी अर्थ एक कोल्ड प्लैनेट बन के रह जाता एंड लाइफ वुड नेवर एग्जिस्ट हेयर। तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट लेट अस सी दैट since late 19th century, the global average temperature has risen approximately 1.1 डिग्री सेल्सियस। अब आपको लग रहा होगा कि केवल 1.1 डिग्री तो है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर में 0.1 डिग्री का भी चेंज बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट टू इज़ 1.1 डिग्री। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसकी वजह से आपने देखा होगा इन रिसेंट टाइम्स वी आर फेसिंग सम ऑफ द हाइएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर। इतनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं आजकल कि वो मतलब साल दर साल वो गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। This warming has accelerated over the past centuries largely due to the increase in burning of fossil fuels। और ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करते हैं। These activities are significant in amount of carbon dioxide releasing the greenhouse gases। और ये अल्टीमेटली क्या करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट को एनहेंस करते हैं। कॉज क्या क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे प्राइमरी जो कॉज है इसका वो है ग्रीन हाउस गैसेस। इनका एमिशन जो होता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इन हार्मफुल गैसेस का एमिशन ये राइज देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, और ये बाद में ग्लोबल वार्मिंग को अंजाम देता है। नेक्स्ट कारण है फॉसिल फ्यूल की जो हम बर्निंग करते हैं, कोल एंड एशेस की, उनसे भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं। तो अल्टीमेटली वो किसको रिजल्ट करता है? ग्लोबल वार्मिंग को। भाई वो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर क्या करता है? बढ़ा देता है। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे? ट्रीज का काम था कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुई है उसको दोबारा ट्रीज जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन जब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इसका सॉरी जब से डिफॉरेस्टेशन हुई है, ट्रीज की संख्या कम हो गई है। अब जब ट्रीज कम हो गए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाले भी कम हो गए हैं, और अगर वो चीज़ कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere will increase, and with its increase global warming will also increase। increasing its concentration, तो फिर अगेन ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के कारण भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। आपने देखा होगा पेट्रोकेमिकल, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये सारी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज करती हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, एंड ऑल्सो ड्यू टू ये बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब इस चार्ट की मदद से आप एक जगह सारा समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का क्या क्या इफेक्ट है, एंड ग्लोबल वार्मिंग, एंड उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी एक टॉपिक है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले हम कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, उसके साथ हम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का कंबस्चन, और
एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में हम बहुत सारे फर्टिलाइजर एंड डीडीटी पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब इन तीनों से क्या हो रहा है, इन तीनों से एमिट हो रही है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, आप मानते हैं इन तीनों फैक्टर से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस इफ मतलब निकलती हैं, तो ये किसको राइज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को ये रिजल्ट करती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस में एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, यहाँ से एक एरो जाता है ओशन एसिडिफिकेशन में, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ओशन में जाती है, जब ये ओशन में जाके मिलती है तो ओशन को एसिडिफाई करती है। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ओशन वाटर लीड्स टू ओशन एसिडिफिकेशन। आप इतना याद रखिए। तो अगर यहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन होता है, उसके बाद यहाँ क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनके कुछ इफेक्ट्स भी होंगे। एंड सी द लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स, इट इज़ नेवर एंडिंग। सबसे पहले एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर होगा, डिजीज कैरियर एंड पेस्ट प्रोपगेशन भी होगा, हर जगह इंसेक्ट्स और तरह तरह की नई डिसीजेज अराइज होंगी। आपने देखा ही होगा, कभी मलेरिया, कभी डेंगू, किसी ना किसी चीज़ का हमेशा इसे कह सकते हैं कि एक ट्रेंड सा आता है। मतलब कोई चीज़ अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर मलेरिया एक इंसान को हो रहा है तो वो हम देखते हैं कि रैपिड केसेस मलेरिया के इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऐसा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वाइल्ड लाइफ भी वहाँ से चली जाती है। कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो दैट प्योर वाटर में आपका कोरल रीफ जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, बट ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन कोरल ब्लीच होते हैं और इन रीफ्स का डिग्रेडेशन होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए। एटमॉस्फेरिक वार्मिंग भी होती है। फ्रॉस्ट मेल्टिंग, मतलब इतने सारे चीज़ की मेल्टिंग होती है कि वो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। मैन काइंड के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। परमाफ्रॉस्ट मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो सॉइल होता है हमारा, वो जम जाता है, सॉइल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाता है, तो उसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अब ये देखिए कि अगर हमारा सॉइल ही फ्रोजन हो जाएगा तो हमारी क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। सो दैट इज परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग। स्नो कवर रिडक्शन होता है। तो स्नो कवर में मतलब अगर वो रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसका कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मतलब इसके जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगा, इसके कुछ अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जैसे इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या है। एक तो डायरेक्ट हार्म करता ही है हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी को, अगर इतना ज़्यादा हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहेंगे। और उसके बाद क्रॉप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, ऑब्वियसली क्रॉप को जो सूटेबल वेदर कंडीशंस चाहिए होती हैं वो क्रॉप को नहीं मिलेंगी, एंड अल्टीमेटली द क्रॉप विल डिस्ट्रॉय। आइस कैप्स ऑन ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, सी लेवल में राइज आता है, फ्लड कंडीशंस, फ्रेश वाटर का लॉस होता है, डिसीज कैरियर एंड पेस्ट प्रोपगेशन तो होता ही है। उसके साथ साथ अगर ये दो चीज़ें होंगी, क्या क्या, एक तो क्रॉप फेलियर अगर होगा और सी लेवल राइज करेगा, तो उनसे दोनों चीज़ों से एक कॉमन जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा वो होगा ह्यूमन माइग्रेशन। ह्यूमन माइग्रेशन क्रॉप रेसिड्यू फेलियर में भी होगा एंड सी लेवल राइज में भी होगा, तो ह्यूमन का माइग्रेशन हम देखने को मिलता है। उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो स्पीशीज़ का मूवमेंट होगा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। एंड एटमॉस्फेरिक वार्मिंग होती है तो वाटर वेपर इंक्रीज होगा, जो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग अगर होगी तो मीथेन रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, ये चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होगा। एंड स्नो कवर अगर घटेगा तो उसका अल्बेडो घट जाएगा। मतलब अल्बेडो मतलब द अमाउंट रिफ्लेक्टेड बाय द सनलाइट, सनलाइट से सनलाइट जो आ रही है सरफेस पे वो कितना रिफ्लेक्ट कर पाती है, तो सबसे ज़्यादा अल्बेडो स्नो का होता है। तो स्नो का अगर अल्बेडो सबसे ज़्यादा है और स्नो कवर में ही रिडक्शन आ जाएगा तो रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी सोलर एनर्जी की, और अगर रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी तो सोलर एनर्जी का ग्राउंड में एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके कारण अगेन हमारा क्लॉud फ्लेरियर और वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हमने अभी आगे पढ़े थे। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड फ्लो चार्ट। इससे आप तीन चीज़ें समझे, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड उनके रेस्पेक्टिव इफेक्ट्स। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अगेन वही है, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग से। टेम्परेचर राइज होगा ऑब्वियसली अक्रॉस द ग्लोब,
पूरा वेदर पैटर्न सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा हमारे पास, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर का मेल्टिंग हो जाएगा, सी लेवल में इंटेंसिव राइज आएगा, फ्लडिंग एंड इरोजन के इवेंट्स बढ़ जाएंगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम पड़ेगा एंड ह्यूमन हेल्थ तो खराब होगी ही होगी, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेज, फूड्स एंड वाटर सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इकोसिस्टम पे भी इक्वली इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई ज़्यादातर इकोसिस्टम क्या कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर थर्मल कंडीशन में वो रहते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर हैबिटेट केवल 16 डिग्री से कम ही रहेगा, ऐसे बहुत टाइप के हैबिटेट्स होते हैं। तो अगर हमारा टेम्परेचर ही डिस्टर्ब हो गया तो इकोसिस्टम पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही है इस चीज़ का। तो इसको बचाया कैसे जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को? सबसे बेहतर तरीका है कि हम एमिशंस को कम से कम रखें, एनर्जी को बचाएं, रीफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन हम करें एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सामने लाएं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स बताए थे, उसमें से एक एनवायरमेंटल पिलर को भी हमें ध्यान में रख के काम करना होगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बहुत सारे बनाने होंगे। अगेन जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि लाइसेंस एंड जो पेनल्टीज होंगी वो जब तक लागू नहीं होंगी तब तक चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट पे बना था, वो एम करता है ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्री लेवल में रखने का। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी और एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसी का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक एंडिंग लाइन इसकी अगर हम बोलें तो इट इज़ अ क्रिटिकल इशू है और इसको इमीडिएट एक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको समझ के ग्लोबल वार्मिंग के पहले तो हमें समझना होगा कि एक्चुअली ये हो रहा है, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी बेटर सोल्यूशंस फॉर दैट। इसके कॉजेज़ को, इफ़ेक्ट्स को, पोटेंशियल सोल्यूशन को हम इस पे और ज़्यादा काम कर सकते हैं टू मेंटेन अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर प्लैनेट। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखिए क्या होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये इसका नाम ये ग्रीन हाउस क्यों पड़ा। सो लेट मी गो टू दिस पेज। ग्रीन हाउस मान लीजिए जैसे ये होता है, तो अक्सर जो कंट्रीज होती है इन नॉर्दर्न रीजन जहाँ पे स्लांटिंग सनरेज पहुँचती है, इतनी सनरेज वहाँ नहीं पहुँचती, लेकिन वहाँ भी तो प्लांट्स ग्रो होते हैं, उनको भी प्रॉपर सनलाइट का नीड होता है। तो वो क्या लोग करते हैं, एक ग्रीन हाउस ऐसे एक मतलब हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। मतलब ये जो पूरा घर है ये पूरा एक ग्लास का बना हुआ है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अगर सनलाइट आएगी तो वो अंदर ट्रैप हो जाएगी इसके, एंड जब वो सनलाइट इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी तो वो कम से कम बाहर निकल पाएगी एंड वो ज़्यादातर सनलाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर पाएगी ड्यू टू द मेड अप ऑफ ग्लास। क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अंदर को ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो उससे क्या होगा, इस हाउस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर गर्म बना रहेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, फॉर टू कैरी आउट देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनको हीट चाहिए और इसी हीट को बनाने के लिए हम इस टाइप के हाउसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस। ए ग्रीन हाउसेस मतलब इफेक्ट तो वो बाद में है, उसी के नाम पे ही इफेक्ट पड़ा है, बट ग्रीन हाउसेस एक्चुअली उन हाउसेस को कहते हैं। सो यू कैन मेंशन दिस एनालॉजी इन योर आंसर्स, इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। अब बात करते हैं ये इफेक्ट होता क्या है। तो पहली बात, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ को वार्म रखता है। जब सन की एनर्जी अर्थ पे आती है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस में, लेकिन बाकी की सारी एनर्जी सन की जो सोलर रेडिएशंस है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, वो हम एब्जॉर्ब करते हैं। अर्थ वार्म हो जाती है और वो हीट हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन से, इनकमिंग शॉर्ट इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये गैसेस कितने टाइप की होती हैं, जैसे ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं और ये अर्थ का टेम्परेचर लेवल एक मेंटेन करने में और यहाँ लाइफ सस्टेन करने में मदद करती हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क कैसे करता है, सोलर रेडिएशन आएंगी पहले, वही जो मैंने आपको अभी बताया। सोलर रेडिएशन सन से अर्थ तक आएंगी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, इंसोलेशन जिनको भी हम कहते हैं। उसके बाद इन रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा और कुछ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब 30% उनमें से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएंगी वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी स्पेस में, बाकी की जो 70% होंगी वो अर्थ के सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन जो होगी वो अर्थ को वार्म करेगी जितनी एब्जॉर्ब हुई है, और बाकी की दोबारा से स्पेस में चली जाएगी। सो यहाँ पे हीट को ट्रैप करेगा अर्थ और अपने अंदर एक लाइफ पूरी अर्थ के अंदर सस्टेन होगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम
हीट बजट ऑफ अर्थ के नाम से भी पूछते हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई भी टर्म आपको ऐसा देखने को मिलता है दैट डिस्कस द हीट बजट ऑफ अर्थ, तो हीट बजट का मतलब यही होता है कि कैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ के अंदर, कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, और अर्थ कैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू आउटगोइंग सोलर रेडिएशन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करती है। ओके, लेकिन क्या इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंस भी है? जी हाँ, बिल्कुल। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर ये नहीं होगा तो प्लानट का एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो -18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। कैन यू इमेजिन, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इतने कोल्ड टेम्परेचर में ये एक बैरन प्लानट होता, यहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं करती। लेकिन आज ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बना हुआ है वो कंफर्टेबल 15 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट बना हुआ है, दैट इज सूटेबल फॉर द सस्टेनमेंट ऑफ लाइफ। इसी की वजह से, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन एंड मोर एक्टिविटीज़ की वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड वी डोंट वांट इट टू इंक्रीज फर्दर। इसलिए हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हमें कम से कम रखना है। तो ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक एरिया है। नेचर ने तो अपना बैलेंस कर रखा था, बट ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये चीज़ हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होती जा रही है। पहला चीज़ है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, कंबस्शन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस फॉर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, रिलीजेस इन लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ती है फॉसिल फ्यूल को जलाने से। डिफॉरेस्टेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है मैंने आपको बताया। कोई एब्जॉर्ब नहीं होता, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला नहीं होता एज वी कट इट डाउन ऑल द ट्रीज। एग्रीकल्चर में एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये भी मीथेन गैस एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इससे हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंस मिल रहे हैं? अगेन वही, ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा था, ग्रीन हाउस से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगेन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजेज इवेंट्स ऑफ हरिकेन्स, हरिकेन्स मतलब साइक्लोन्स ही है, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ड्रॉट की कंडीशन होती है, हैवी रेनफॉल होता है, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स होते हैं, सी लेवल राइज होता है बहुत ज़्यादा, इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा हमारे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड ह्यूमन हेल्थ तो सफ़र करती ही करती है अल्टीमेटली। वी आर लिविंग ना और दिस प्लानट अर्थ, तो यहाँ प्लानट अर्थ पे कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा तो इनडायरेक्टली वो हमारी लाइफ पे ही इफेक्ट करेगा। तो मिटिगेशन क्या है कि इसके प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कि एमिशन कम करो, एमिशन कम करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, घरों में, बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, कॉन्सिक्वेंटली एमिशन जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे। रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को इन वर्क लाना पड़ेगा, एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वही जैसा मैंने आपको बताया सेम पॉइंट्स हैं एज दैट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो दैट अंडरस्टैंडिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट इज क्रूशियल। वही बात, पहले हमें इनके इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे इसको आगे मिटिगेट करने के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेफ रखने के लिए। उसके बाद एक टॉपिक है आपके में दे रखा है सिलेबस में, क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक इतना ब्रीफ टॉपिक है, इतना ज़्यादा वाइडली टॉपिक है कि यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया 7 मार्कर में दैट एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, तो आप इसमें ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग होती ही ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। तो ये दोनों चीज़ें तो आई गई आपकी, और भी आगे जब आप पढ़ेंगे एसिड रेन हो गया या ओजोन डिप्लीशन हो गया, ये सारे क्लाइमेट चेंज ही हो रहा है। हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज ही हो रहा है। इनफैक्ट इस यूनिट का नाम ही क्लाइमेट चेंज होना चाहिए था, बिकॉज ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह के कारण ही ये हो रही हैं, इसी के अंदर ही आएगा। सो इफ़ इट कम्स फॉर अ 7 मार्कर, ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, a little bit of global warming and greenhouse effect, and that completes your answer. But I have added one slide, तो climate change देख लेते हैं क्या है। वही change in climate which is attributed directly or indirectly by the human activities, human intervention की वजह से जो भी climate में change आ रहा है, that is termed as a climate change, with the composition of the global atmosphere which is in addition with the natural climate observed per comparable in the periods. However, when today people think about climate change, they mean the changes in climate over the last 100 year which is caused predominantly by the human activities। मतलब हम last 100 years में देखते हैं कि पिछले 100 सालों में हमारा climate कितना change हुआ है, that we refer to as a climate change।
द फ्रेज क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट द चेंज इन अ लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स में भी लाता है। वेदर के पैटर्न्स में इतना सडनली इंक्रीज होगा, आप अभी भी देख रहे होंगे कि मानसून हमारे पास बहुत ज़्यादा आजकल अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। वैसे इंडिया का मानसून है ही अनप्रिडिक्टेबल, बट स्टिल यहाँ पे एक एक महीना शिफ्ट हो जा रहा है बारिश का सीजन। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट चेंज ओनली। क्लाइमेट चेंज इज अ नॉट चेंज इन वेदर इन अ पर्टिकुलर वे, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव चेंज। ऐसा नहीं है कि केवल वेदर में चेंज हो रहा है, बट बहुत सारे रीजंस की वजह से है ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल दैट अ विंटर डे इन जम्मू कुड बी सनी एंड माइल्ड, but the average weather in climate tells us that Jammu's winter is mainly be cold and includes snow and rain। जैसे जम्मू में कोई भी दिन होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बट अगर वो गर्म है या वहाँ पे गर्मी है तो मतलब ये हमें ये दिखाता है कि जम्मू की विंटर का पैटर्न अब बदल रहा है। ठीक है, so that is all about the climate change, and you can write mention various example like that of the Jammu. And climate change is usually measured in the major effects of temperature, rainfall, snow, and wind patterns, etc. So that is a general talk about climate change. Okay, now acid rain is a big topic. यहाँ से आप मान के चलिए आपके 7 मार्कर का मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 7 मार्कर। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। सो द टर्म एसिड रेन जो है ये पहले रॉबर्ट ए स्मिथ ने 1872 में यूज़ करी थी उसकी स्टडीज ऑफ एयर इन मैनचेस्टर इंग्लैंड में। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, यू कैन मेंशन इट। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म होता है वो एसिडिक हो जाता है। हमारी जो बारिश होती है दैट इज़ द प्रेसिपिटेशन ओनली दैट बिकम्स एसिडिक। आपको पता है कि दैट प्रेसिपिटेशन शुड बी ऑफ न्यूट्रल टाइम, बट जब उसका पीएच लेवल गिर जाता है तो वो एसिडिक इन नेचर बन जाती है, एंड उसमें क्रॉप्स का, सॉइल का, वाटर का, सबका पल्यूशन वो होता है, बट इन रिलेटिवली लेस टर्म्स। In the atmosphere, sulfuric and nitric acids are generated when SO2 and NOx are respectively। NOx are oxides of nitrogen। जब ये रिएक्ट करती है वाटर के साथ तब ये बनता है। इसकी एसिड रेन की कुछ यहाँ पे आपको रिएक्शंस दे रखी है दैट यू मस्ट राइट। सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलती है वाटर वेपर के साथ और H2SO4 वो बनाती है, H2SO4 फर्दर डिकम्पोज होता है इनटू H प्लस आयोन एंड HSO4 माइनस आयोन्स में, और उसके बाद ये फर्दर इसका डिकम्पोजिशन होता है इनटू द सल्फेट आयंस, और ये सल्फेट आयंस ये हार्मफुल होते हैं। ऐसे ही जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ मिलती है HNO3 बनाती है, HNO3 भी H प्लस एंड NO3 माइनस आयोन्स में मिलती है, एंड दिस NO3 माइनस आयोन इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन आपको शो करना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। कॉजेस क्या क्या है एसिड रेन के? सो एसिड डिपोजिशन कैन अकर बाय नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वोल्केनोज, बट इट इज मेनली कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप ये बात याद रखिए कि एसिड रेन का जब भी आप आंसर लिख रहे हैं यू हैव टू मेंशन दीज टू कंपल्सरीली, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इनकी वजह से एसिड रेन होता है, आप ये याद कर लीजिए। When these gases are discharged into the atmosphere, they react with water, oxygen and other gases that are already present in the sulfuric acid, ammonium nitrate and nitric acid। जब ये एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं देन विंड पैटर्न के साथ ये, क्योंकि भाई और एटमॉस्फेयर में ही बन रहे हैं ना, एंड विंड तो चलेंगी ही एटमॉस्फेयर में, तो उनके साथ ये ग्राउंड तक भी आ जाते हैं एसिड, और उसके बाद ये प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्म ले लेता है ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ क्लाउड्स एंड वाटर, है ना। सो दैट इज़ वन थिंग। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके? एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि एसिड रेन भाई उसका पीएच लो है तो ऑब्वियसली वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा सॉइल पे, हमारे क्रॉप्स पे एक्सेट्रा। सरफेस वाटर्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स पे भी लो पीएच, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती एसिड रेन। और एट पीएच लोअर देन 5 मोस्ट फिश एग्स विल नॉट हैच बिकॉज ऑफ लोअर पीएच लेवल। पीएच लेवल जब 5 से कम होगा, एज यू नो न्यूट्रल हमारा पीएच होता है 7 पे, और जब ये 5 से कम होगा तब फिशेस के जो एग्स हैं वो हैच नहीं हो पाएंगे, एंड इट कैन ऑल्सो किल द एडल्ट फिशेस। तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ पे। सॉइल को भी ये डिस्टर्ब करता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फसल नहीं अच्छी उगती है, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि पीएच अल्टीमेटली लो है रेन का, इसलिए।
ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। अगर मान लीजिए, इसलिए कहते हैं वी शुड नॉट गो अंडर द एसिड रेन, एज इट नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ बट इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स। जब हम उन फसलों से प्राप्त हुई हुई सब्जियों को हम खाएंगे तो हमें अल्टीमेटली हमारी हेल्थ पर ही अफेक्ट पड़ेगा। और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा मॉन्यूमेंट्स पे। एज यू कैन सी, ताजमहल इज टर्निंग पेल येलो कलर, so that is due to the effect of acid rain. White marble is turning into yellow. Okay. तो अब हाउ वी कैन कंट्रोल द एसिड रेन। तो एमिशन ऑफ SO2 एंड NO2 पे हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यही दो मेन रीजन है इस एसिड रेन का। तो इनके एमिशन को कंट्रोल करना मतलब एसिड रेन को कंट्रोल करना। एंड दीज आर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट से ये एमिशंस होते हैं। तो इनके एमिशंस को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा बाय रिकैप्चरिंग द सल्फर। लाइमिंग ऑफ लेक्स एंड सॉइल शुड बी डन। मतलब आपने एक प्रोसेस सुना होगा लाइमिंग ऑफ लेक्स, तो वो अगर प्रोसेस हम करें सो ये वो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन को बहुत हद तक कम कर सकता है। कोटिंग ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन ऑफ इनर्ट पॉलीमर शुड बी गिवन इन द इंटीरियर ऑफ वाटर पाइप्स। आपने देखा होगा वाटर पाइप्स के इंटीरियर सरफेस पे हमेशा जंग लग जाते हैं, तो उनमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन के प्रेजेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम उस पर एक इनर्ट पॉलीमर की कोटिंग करें सो दैट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल टू द वाटर पाइप्स, और वो वाटर हम अपने ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए फिर आराम से यूज़ कर पाएंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं हमारे पास जो रिएक्शन को फास्ट प्रोसीड करने में मदद करते हैं। उसमें जो गैसेस पास होती हैं वो मेटल बेड्स के ऊपर पास होती हैं, जो कि हार्मफुल केमिकल्स को भी इनवाइट करते हैं, तो हमें उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द एसिड रेन। आप इतना चीज़ लिखेंगे सो दैट विल कवर अप योर 7 मार्कर वेरी इजीली। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में जितनी ज़रूरी थ्योरी है, आई एम अगेन रिपीटिंग, उतनी ही ज़रूरी आपकी रिएक्शंस हैं। इफ़ यू विल नॉट मेंशन द रिएक्शन इट विल नॉट गिव अ गुड इम्पैक्ट एट ऑल। सो वी विल अंडरस्टैंड द थ्योरी फर्स्ट। थ्योरी देखते हैं। ओजोन डिप्लीशन क्या है। साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। यू कैन सी दिस इमेज। एज यू कैन सी दिस इज द एंटार्क्टिक होल। पहले मैं इसे ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आप पर्पल रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे एक ओजोन होल है जो है अबव द सरफेस ऑफ द एंटार्क्टिका रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर इंडिकेट्स 110 डॉप्सन यूनिट्स। ये एक यूनिट होती है जिसमें आप मेजर करते हैं, इसको 110 है यहाँ पे इस रीजन में। एंड बाकी सब जगह ये गुड है, मतलब 330 से 440 के बीच में इट इज़ प्रेजेंट। तो जब हम कहते हैं कि ओजोन होल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में देयर इज़ अ होल। इसका मतलब ये है कि ओजोन की जो लेयर है उसकी थिकनेस वहाँ सबसे कम है। ओजोन है वहाँ पे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ओजोन लेयर की थिकनेस उस जगह पे सबसे कम है। सो दैट इज वी आर व्हाट वी आर कॉलिंग एज अ होल। ओके। सो यहाँ पे एक एंटार्क्टिका में है, एंड थैंक गॉड यहाँ पे ह्यूमंस सर्वाइव नहीं करते, नहीं तो दैट वुड बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक एरिया। सो आप देख सकते हैं कैसे कितनी रैपिड रेट पे हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। उसने बोला कि दीज केमिकल्स आर ऑल्सो कोल्ड एज, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है किनके द्वारा। बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा, जैसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो हेलोजेंस हैं उनके द्वारा। और ये केमिकल्स कहलाते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और मैं इन्हें अब से ODS पढ़ूंगा। तो ODS जो होते हैं दैट आर वेरी स्टेबल, इसलिए ये हार्मफुल है, क्योंकि अनस्टेबल अगर ये होते तो ये रिएक्ट कर जाते, बट क्योंकि ये स्टेबल है तो ये किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, एंड दे स्टे देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे आर नॉन टॉक्सिक एंड दे आर एनवायरमेंटली सेफ। अब आप पूछेंगे दे आर एनवायरमेंटली सेफ देन हाउ दे आर हार्मफुल। ये हार्मफुल इसलिए हैं क्योंकि ये ओजोन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद क्लोरीन एंड ब्रोमीन डिमोलिश ओजोन एट एन अलार्मिंग रेट। क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है ओजोन के डिप्लीशन का। बहुत जल्दी जल्दी ये डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन को। और जो जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ये क्या है, इसके ODS के कुछ एग्जाम्पल गिवन है आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफोम हो गया, एंड हेलॉन्स जितने भी हैं। अब दीज हेलॉन्स ये हमारे पास सबसे बड़ा कारण है। ब्रोमिनेटेड फ्लोरोकार्बन्स भी इन्हें कहते हैं, और ये बहुत
they pay a large role. Their application is quite limited. They are used in specialized fire extinguishers, but the problem with halons is that they can destroy up to 10 times as much as CFCs can. जितना आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मेन रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, बट ये जो हेलॉन्स होते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लोरोकार्बन्स, इनका भी एमिशन 10 टाइम्स ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ओजोन लेयर को. ओके, नाउ लेट अस लुक एट अ रिएक्शन. ये रिएक्शंस पे हम काम देखते हैं. जो ये नॉर्मल रिएक्शंस है, मतलब ये नॉर्मल है, मतलब ये तो होता ही है. इसके बाद हम देखेंगे कैसे एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो इनवाइट करते हैं ओजोन डिप्लीशन को. तो इन जनरल क्या होता है कि जो हमारा ओजोन होता है वो दो ऑक्सीजन एटम्स में स्प्लिट हो जाता है. अब वो ऑक्सीजन एटम्स में स्प्लिट हो गया, अब वो एक ऑक्सीजन दोबारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके ओजोन बना देगा. और ये जो ओजोन बनाएगा ये अल्ट्रा वायलेंट रेस, एच न्यू कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो अल्ट्रा वायलेंट रेस के प्रेजेंट में ये O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा. So these are the reactions which are happening in the normal circumstances. ओजोन हर बार बनता था और ओजोन कहीं ना कहीं रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, मतलब सिंगल ऑक्सीजन मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करके वो स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देता था. लेट अस रीड इट. द O atom, a nascent oxygen atom, then typically joins with O2 molecule to reform ozone. The ozone goes on to dissociate and reforms many times. As you can see, ओजोन अपने आप में ही बहुत बार डिस्ट्रॉय और रिफॉर्म हो रहा है जब तक वो एक फ्री ऑक्सीजन एटम के साथ ना कोलाइड हो जाए और वो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ना फॉर्म कर दे लाइक दिस. यू कैन सी दिस. ओजोन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और वो फॉर्म कर रहा है रिलेटिवली स्टेबल ऑक्सीजन. ठीक है, सो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन. मतलब यहाँ पे वही बात लिखी है कि ओजोन फॉर्मेशन कर रहा है एंड डिस्ट्रक्शन कर रहा है नॉर्मली स्टेट में. इन स्टेडी स्टेट एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये चीज़ स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही थी, लेकिन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस ने क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिलीज करे. तो अब उससे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा. तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ही आए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले तो अल्ट्रावायलेंट रेस की प्रेजेंस में वहाँ से एक क्लोरीन एटम अलग हो गया उनसे. कैसे आए क्लोरोफ्लोरोकार्बन? जैसे हमने कोई भी रेफ्रिजरेटर को ऐसे डिकम्पोज कर दिया तो उनके डिग्रेडेशन से क्या होती है, बहुत सारी फिर गैसेज एमिट होती है, उसमें से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है. तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि एंट्री हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन की. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में देखिए CCl3F, ये इसका फॉर्मूला है. अब CCl2F ये बन जाएगा और यहाँ से एक क्लोरीन निकल के यहाँ से अलग हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, दैट इज अल्ट्रावायलेंट रेज, सनलाइट. ठीक है, तो यहाँ से अगर ये क्लोरीन अलग हो गया तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये ओजोन के पास जाएगा और यहाँ पे ये ओजोन से एक ऑक्सीजन लेकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा. अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ देखिए, बेसिकली द क्लोरीन स्टील्स ओजोन्स थर्ड O एटम. ओजोन का जो तीसरा ऑक्सीजन एटम था वो क्लोरीन ने छीन लिया और वो रोक दिया क्या, कन्वर्जन ऑफ O3 इंटू रिलेटिवली स्टेबल O2 मॉलिक्यूल. जो O3 O2 में कन्वर्ट होना था विद द हेल्प ऑफ एक नेसेंट ऑक्सीजन, वो रोक दिया क्लोरीन ने. O3 प्लस O इज इक्वल टू O2 ये होता, लेकिन अब क्योंकि क्लोरीन आ गया है, नेसेंट क्लोरीन, तो उसने O को हटा दिया और अपने साथ ओजोन को रिएक्ट करवा दिया एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया. यहाँ तक समझ में आया. अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड दोबारा से नेसेंट ऑक्सीजन से जाके मिलेगा और ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो रहा था इन द नॉर्मल केस, देखो ये हो रहा था, नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ जाके मिल रहा था, ओजोन के साथ. अब ओजोन तो बना नहीं, ओजोन क्या, ये आ गया क्लोरीन मोनोऑक्साइड. अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड इसके साथ मिलकर दोबारा से देखो एक इसने नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस कर दिया. मतलब जहाँ से रिएक्शन शुरू हुई थी, जिसके कारण रिएक्शन शुरू हुई थी नेसेंट क्लोरीन के कारण, वो ही दोबारा यहाँ पे उसका रीजनरेशन हो गया. तो ये नेसेंट क्लोरीन अब दोबारा यहाँ जाके इस रिएक्शन को दोबारा फॉर्म करेगा और ये रिपीटेडली चलता जाएगा. एंड यू कैन इमेजिन इन दैट वे एक सिंगल क्लोरीन एटम कितने सारे ओजोन को डिप्लीट कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है बट ओजोन नहीं बन रहा, ओजोन यहीं पर ही कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन है. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन. अगर कोई आपको कंफ्यूजन है एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, बट दिस प्रोसेस हैज टू बी मेंशन्ड इन योर आंसर्स. ओके, नेक्स्ट
बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया, ये होता है पॉपुलेशन। एज वी ऑल नो कि भाई जैसे इंसानों की पॉपुलेशन है तो सेम स्पीशीज हैं, सेम एरिया में लिव कर रहे हैं, सो दैट इज टर्म्ड एज अ पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मीनिंग है? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि कैसे पॉपुलेशन का साइज चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और ये किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन के साइज पे, बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे, इन सब चीज़ों पे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करता है। सो इट कैन बी आस्क्ड फॉर अ 7 मार्कर, बट इसके चांसेस लॉजिस्टिक कर्व में पूछने के ज़्यादा है टू द क्वेश्चन दैट वी विल एक्सप्लेन इन द फर्दर स्लाइड्स। As long as there is enough resources available, there is an increase in the number of individual। अब ये जो है यहाँ से एक तरह से आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक कर्व का एक एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया है कि जब तक हमारे पास रिसोर्सेज की इनफ अवेलेबिलिटी है तब तक हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओवर अ पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे और वो रिजल्ट करेगा इन अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट। बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा तो नहीं चल सकते, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज उतने ही नहीं रहेंगे जितने आज हैं। अगर आज हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, आने वाले 60 या 50 सालों में हमें नहीं पता कि हमारे पास वाटर भी एक्सेसिव क्वांटिटी में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। सो दैट इज़ द मोस्ट सिचुएशन। तो फिर आपके पास एक स्टेबल रीजन आता है और नेगेटिव ग्रोथ रेट वहाँ पे अगर होता है। बट इन दिस केस वी विल ओनली टॉक अबाउट द पॉजिटिव ग्रोथ रेट एंड द स्टेबिलिटी रेट। ठीक है। सो एज दीज रिसोर्सेज, जब ये रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो स्लो होने लगता है धीरे धीरे, है ना। द व्हेन द ग्रोथ ऑफ द रेट डिक्रीसेस एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीसेस, दिस इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। और आप देखेंगे एक कुछ ऐसे एस करके एक ग्राफ बनता है, यहाँ पे हम बेसिकली शो करते हैं कि रिसोर्सेज की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है और यहाँ पे हम शो करते हैं कि रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो रखी है। सो ये ग्राफ देख लीजिए, कुछ ऐसा एस शेप्ड ग्राफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस ग्राफ में बहुत क्लियरली शो हम कर सकते हैं कि 3 फेजेस हैं। एक है लैग फेज, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फेज एंड तीसरा है हमारा स्टेशनरी फेज। लैग फेज में क्या होता है आपको मैं समझा दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत कम है। तो अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत कम है और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे पॉपुलेशन का एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन अब ग्रो कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पहले बहुत कम थे तो पॉपुलेशन इतनी स्लो ग्रोथ थी उसकी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। बट क्योंकि अब विद द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ज़्यादा इंडिविजुअल हमारे पास आए तो उससे पॉपुलेशन और बढ़ी। पॉपुलेशन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फेज में, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास एक तरह का फेज ग्रोथ, अचानक से एक एक्सपोनेंशियल कर्व देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टेशनरी फेज में अब क्या होता है, लैग फेज का बिल्कुल उल्टा होता है स्टेशनरी फेज। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं बट रिसोर्सेज का लिमिटेशन है, इसलिए यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं स्टेबल ग्राफ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक सी जाती है। इसको पढ़िए, इफ वी लुक एट द ग्राफ ऑफ द पॉपुलेशन अंडरगोइंग द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, बाय द वे इस पूरे ग्राफ को कहते हैं हम लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो अगर आपसे कोई भी पेपर में पूछे लॉजिस्टिक पॉपुलेशन कर्व, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ दिस ग्राफ। इट विल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक एस शेप्ड कर्व। इस कर्व की जो शेप होती है दैट इज ऑफ एस शेप्ड। और द पॉपुलेशन ग्रोज इन द साइज स्लोली व्हेन देयर आर ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे लैग फेज में बहुत कम इंडिविजुअल हैं और जब इसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है फास्टर रेट से तो ज़्यादा इंडिविजुअल्स आते हैं। ज़्यादा इंडिविजुअल आएंगे तो ग्रोथ क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड तो है नहीं, दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज एज वी डिस्कस इन द वन शॉट वीडियो ऑफ यूनिट 2, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, कि उनकी हमें एक्सप्लॉयटेशन अगर हम करते जाएंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म होते जाएंगे। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ में यही है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ तब तक कंटिन्यू होगी जब
तक हमारे पास एक कैरिंग कैपेसिटी तक हम ना पहुंच जाएं। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन हेयर कि ये आ जाता है कि डिफाइन द कैरिंग कैपेसिटी इन द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो कैरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट कि विच इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द एनवायरमेंट कैन सपोर्ट, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट इकोसिस्टम सपोर्ट कर पाता है, दैट इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी इसकी 700 हो जाएगी क्योंकि इतने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पा रहा है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का आपके पास एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है कि कितनी जल्दी एक इंडिविजुअल जो होते हैं वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, दैट हाउ क्विकली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, कितनी जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। दिस टिपिकली एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। जैसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का अगर यदि एग्जांपल देखें तो जितने बर्थ्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स में से नंबर ऑफ डेथ्स को अगर हम घटा दें तो हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कितने लोग हैं, प्लस इमिग्रेंट्स मतलब कितने लोग बाहर के देशों से अपने देश में माइग्रेंट होकर आए हैं, इमिग्रेंट उन्हें कहते हैं। उनमें से अगर हम एमिग्रेंट को घटा दें, एमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो उनकी संख्या को यदि हम माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा कि करंट पॉपुलेशन कितनी है। करंट पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए इनिशियल पॉपुलेशन से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यू विल गेट अ परसेंटेज that is known as the population growth rate. The formula takes into account the natural increase, the birth minus death and the net migration. मतलब birth minus death वाले टर्म को हम कहते हैं natural increase और immigrants minus emigrant वाले टर्म को हम कहते हैं net migration। तो मतलब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल इंक्रीज में यदि हम ऐड कर दें किसको, नेट माइग्रेशन को, और उसे डिवाइड कर दिया जाए इनिशियल पोजीशन से, सो दैट विल गिव अस द रेशो ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, नाउ दिस इज अनदर टॉपिक विच इज नोन एज द ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। बहुत ही जनरल टॉपिक है, कैन बी आस्क्ड फॉर अ 7 मार्कर एंड दिस वुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ इट गेट आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल पोल्यूशन हम सबको पता है कि उसके क्या क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। So while transportation activities enhance the mobility of passenger and freight, they also contribute significantly to the environmental degradation. This transformation sector is a major cause of various pollutant। मतलब ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से ही हमारे मेनली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे ये क्या क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मिलियंस एंड टर्न्स ऑफ गैसेज होती हैं, जैसे लेड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, हेक्साफ्लोराइड हो गया, CO2 ऑब्वियसली हो गया, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs हो गया, एंड हमारे पास कैडमियम कॉपर जैसे हार्मफुल हैवी मेटल्स हो गए और पर्टिकुलेट मैटर्स भी हो गया, वो एमिट करता है ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। एंड एयर क्वालिटी जो होती है, एयर क्वालिटी एमिशंस फ्रॉम व्हीकल, मरीन इंजन्स, लोकोमोटिव्स एंड एयरक्राफ्ट रिलीजेस गैसेस, बहुत सारी ये गैसेस रिलीज करती है जो डिग्रेड करता है एयर क्वालिटी को। So we can see that air quality is variedly disturbed by this automobile pollution। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की वजह से हमारे पास नॉइस पोल्यूशन भी देखने को मिलता है। इरेगुलर एंड chaotic साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, अब लेवल्स अबव 75 डेसिबल्स कैन सीवियरली इम्पैक्ट हियरिंग एंड फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्थ। वाटर क्वालिटी एंड सॉइल क्वालिटी, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपके वही हैं जो हमने यूनिट 3 में डिस्कस करा था, दैट इज एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। इन 4 पोल्यूशंस की वजह से ये क्यों होते हैं, मोस्टली ये होते हैं ड्यू टू द ऑटोमोबाइल पोल्यूशन ओनली। तो वाटर क्वालिटी भी डिग्रेड होती है भाई, फ्यूल्स का रिलीज होता है, केमिकल्स का रिलीज होता है इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज, तो वो वाटर पोल्यूशन को इफेक्ट करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से हमारे पास कई बार हमने देखा गया कि सॉइल इरोजन होता है, कंटेमिनेशन होता है, हैवी मेटल्स का यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम्स में, तो वो भी सॉइल पोल्यूशन को इफेक्ट करता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है,
ऑब्वियसली हम रोड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े फॉरेस्ट को कट डाउन कर देते हैं, तो वो फॉरेस्ट जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक तरह से हब होता है, वहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ का घर होता है, तो उनका माइग्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, क्रिएटिंग अ बैरियर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड लीडिंग टू द बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द इकोसिस्टम डिसरप्शन। तो ये सारी चीज़ों का कारण मेनली है ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी है। एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज़ अ मेजर कंज्यूमर ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है, कंज्यूमर, contributing the depletion of natural resources and increasing the greenhouse emissions. As I told you in the previous lectures also, that automobile pollution is the major cause of various types of pollution also, and majorly all the problems related to environment that we are facing as a for the betterment of the life of human। अगर हमें ये चीज़ अचीव करनी है तो हमें ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल पोल्यूशन को कम से कम रखना पड़ेगा। अर्बन स्प्रॉल क्या होता है कि जब जैसे अर्बन एरियाज होता है उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लीड्स टू अर्बन स्प्रॉल। मतलब अगर मान लीजिए किसी इतने एरियाज में कोई एक अर्बन एरिया है, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अब वो धीरे धीरे अर्बन एरिया वहाँ से फैल रहा है और चारों ओर, सो दैट इज नोन एज कि अर्बन स्प्रॉल हो रहा है। दैट कैन ऑल्सो बी एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2 मार्कर। व्हाट इज अर्बन स्प्रॉल? ओके, तो ये क्या कंज्यूम करेगा? ये लैंड कंजम्पशन करेगा, रिड्यूस करेगा ग्रीन स्पेसेस को, विच कैन हार्म द नेचुरल हैबिटेट्स एंड एलिवेट द पोल्यूशन लेवल इन द सिटीज़। ठीक है, उसके बाद वेस्ट जनरेशन की हम बात करते हैं। तो वेस्ट जनरेशन इज द प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल ऑफ व्हीकल्स दैट जनरेट सिग्निफिकेंट वेस्ट इंक्लूडिंग हैजार्डस मटीरियल which can contaminate soil and water if not properly managed। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, सो द सेम गोज हेयर कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी तभी नहीं हो पाएगा जब हम प्रॉपरली अपने व्हीकल्स का जनरेशन, उनके सिग्निफिकेंट वेस्ट का, उनका प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, डिस्पोजल सही से नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वेस्ट जनरेट करेगा। और हमने देखा था कि पहले ही बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। अगर उसमें से व्हीकल्स का भी प्रोडक्शन होगा, उनका बहुत ज़्यादा डिस्पोजल होगा, तो हम ऑब्वियसली इतने सारे जनरेटेड वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द केस। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपकी यूनिट का, दैट इज द पैडी स्ट्रॉ बर्निंग। सो पैडी स्ट्रॉ क्या होता है? राइस की प्रोडक्शन में एक बाय प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज अ पैडी स्ट्रॉ। सो पैडी स्ट्रॉ की बर्निंग होती है मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इन सब एरियाज में पैडी स्ट्रॉ की बर्निंग बहुत देखी जाती है। सो ये क्या प्रोसेस होता है? अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप फायर ओवर द लेफ्ट ओवर स्टॉक्स एंड स्ट्रॉ ऑफ पैडी। जितना भी पैडी का स्टॉक है उन सबको फायर पे सेट कर देते हैं। क्यों करते हैं? टू क्लीन अप द फील्ड। मतलब आप देख सकते हैं जैसे ये लैंड पहले यूज़ हुआ था, उसके बाद इस लैंड को रीयूज़ करने के लिए यहाँ पे पैडी स्ट्रॉ की बर्निंग करी जाती है। और यहाँ पे बर्निंग के यूजुअली मतलब बहुत ज़्यादा वीट की ग्रेन के लिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का ये एक सेंटर भी था, तो यहाँ पे मेनली वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो वीट की प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्लीन अप करते हैं ये एग्रीकल्चर लैंड, और वो होता है विद द हेल्प ऑफ बर्निंग दीज लैंड्स। मतलब यहाँ पे आग लगाई जाती है और फिर जितना भी ये लैंड होता है इसको बैरन छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है बाय द फार्मर्स। और फिर कुछ समय बाद यहाँ पे क्रॉप रोटेशन करके दोबारा कुछ सालों में या कुछ महीनों में इस लैंड पर दोबारा कल्टीवेशन करी जाती है, और इस कल्टीवेशन पे दोबारा आग लगाई जाती है जब वहाँ से हार्वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही क्रॉप रोटेशन में ये चलता रहता है। कॉजेज़ क्या होते हैं भाई इस क्यों होता है ये पैडी स्ट्रॉ? तो वही मैंने आपको बता दिया कि हमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है वीट की कि हमारे पास लैंड कम पड़ जाता है। इसलिए फार्मर्स हैव अ लिमिटेड विंडो बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी एंड स्नोइंग ऑफ क्रॉप।
मतलब इसका हार्वेस्टिंग का और सोइंग के रीजन के अंदर हमें केवल कुछ हफ्तों का ही टाइम मिलता है, जिसकी मदद से फार्मर को एक्स्ट्रा लैंड की ज़रूरत पड़ती है। ये शॉर्ट पीरियड कंपेल्स कर देता है, मतलब उन्हें मजबूर कर देता है कि उन्हें स्ट्रॉ को बर्न करना ही पड़ता है। फिर उनके कुछ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी होते हैं जिससे वो नया लैंड नहीं खरीद सकते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो पैडी स्ट्रॉ बर्निंग करेंगे और अपने एक ऑल्टरनेटिव मेथड करेंगे लाइवलीहुड का। उसके बाद भाई लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें नहीं पता कि इतना बर्निंग करने से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इतनी सारी चीज़ों से हेल्थ इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं पैडी स्ट्रॉ बर्निंग के, वो इनसे अनअवेयर हैं। तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक कॉज बनता है पैडी स्ट्रॉ का। लेबर स्टोरेज होता है, देर इज ऑफन अ स्कैरसिटी ऑफ लेबर अवेलेबल फॉर मैनुअल रिमूवल ऑफ स्ट्रॉ, मेकिंग बर्निंग अ मोर कन्वीनियंट ऑप्शन। मतलब स्ट्रॉ को एक एक करके रिमूव करने में भाई आदमी भी तो लगेंगे, तो उसके अच्छा है वो सोचते हैं कि स्ट्रॉ मतलब जो बाय प्रोडक्ट बचता है राइस की प्रोडक्शन के बाद, उसको निकालना होता है एक्चुअली, ताकि जो नेक्स्ट क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को मेंटेन मतलब प्रिपेयर करा जा सके। अब उसमें तो लेबर फोर्स लगेगा, तो अगर उसमें लेबर फोर्स लगेगा इतना उसके पास है नहीं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है फार्मर के पास, तो इसलिए वो क्या करते हैं, पैडी स्ट्रॉ बर्निंग को एज अ गुड ऑप्शन वो देखते हैं। ओके। अब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं भाई पैडी स्ट्रॉ बर्निंग से, होगा क्या? एक तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा, यू ऑल नो। जब आग लगाई जाएगी तब कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जैसे हार्मफुल गैसेज रिलीज होंगे, पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होगा, 60 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं इतनी हैवी अमाउंट्स में गैसेज रिलीज हो रही हैं, तो ये कहाँ पर जाएगा? उसके बाद हेल्थ हैजार्ड्स तो हैं ही, जब इतनी अमाउंट में पर्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रही है ये गैसेस, तो इनका ऑब्वियसली एक हेल्थ हैजार्ड तो आएगा ही। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो सकती है, डिसीजेज रिलेटेड टू हेल्थ एंड कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। सॉइल डिग्रेडेशन यदि हम बात करें, तो बर्निंग स्ट्रॉ में सॉइल डिग्रेडेशन भी होगा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब सॉइल में आप आग लगा रहे हैं, एक तरह से समझिए पैडी में जब आग लगती है तो अल्टीमेटली सॉइल का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर सॉइल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें जो गुड न्यूट्रिएंट्स हैं प्रेजेंट सॉइल में, वो अल्टीमेटली वो डाई ऑफ हो जाएंगे, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे। अब वो अगर ख़त्म हो गए तो आने वाली क्रॉप के लिए भी फर्टिलिटी नहीं बचेगी। इसका अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, हम देखते हैं कि सीजनल वेरिएशन होता है, जो इतनी ज़्यादा लू के चलती है इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। लू इज़ द लोकल वार्म विंड्स, ठीक है, तो उसको हम लू कहते हैं यहाँ पे। तो नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन में यहाँ पे इसी का ही कारण होता है पैडी बर्निंग। और एयर पोल्यूशन, अक्सर आप देखते हैं कि फॉगी वेदर हो जाता है बहुत इन द यूपी पंजाब रीजन से, ये भी इसलिए होता है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जो हवा होती है वो साथ में जितना भी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द पैडी बर्निंग इन द पंजाब हरियाणा, वो सारे उत्तर प्रदेश बिहार के रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू वो पूरा ट्रैवल करता है, तो हमें लगता है बहुत पूरे सिचुएशन बहुत फॉगी हो जाती है, और ये हर साल ऐसा ही होता है। सो इसमें वाटर क्वालिटी क्या होती है, वाटर क्वालिटी भी डिग्रेड होती है, ऐश और रेसिड्यू जो होता है बर्निंग के वो वाटर बॉडीज को भी कंटेमिनेट करता है, एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म करता है। इससे मिटिगेशन के क्या क्या मेथड हैं, इसे हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव यूज़ करें। पैडी स्ट्रॉ कैन बी यूज फॉर कंजम्बिंग बायो एनर्जी कॉम्पोस्ट, इसमें यूज़ करा जा सकता है पैडी स्ट्रॉ का इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बर्निंग। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जैसे हैप्पी सीडर हो गया, वो क्या करती है सीड को ऐसे ही सो कर देंगी, आपको स्ट्रॉ को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगेन अगर हम मशीनरी एंड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस की बात करें, तो फार्मर्स के पास अगेन इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट है, तो वो इन मशीन से अच्छा वो समझते हैं कि पैडी स्ट्रॉ की बर्निंग हो जाए तो उससे उनका फ़ायदा होता है। लेकिन इनफैक्ट कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होनी चाहिए टू रेगुलेट द पैडी स्ट्रॉ बर्निंग, और कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए फार्मर्स को, ताकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रोड्यूस कर पाए। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए फार्मर्स की, और उनका अफेक्ट्स होना चाहिए, एडवर्स अफेक्ट ऑफ स्ट्रॉ बर्निंग के बारे में उन्हें अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, और उनके ऑल्टरनेटिव मेथड के बारे में उन सब फार्मर्स को encourage करना चाहिए। So that is about the paddy straw and burning. And with this, we have completed uh, the syllabus, मतलब chapter 4 का syllabus in one shot.
Notes I will provide in the description below. Thanks for watching. Stay connected, be happy, and keep learning.